नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा सिंह चंदा परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। दोस्तों, आज नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम संस्कृत पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि संस्कृत का यूज दैनिक जीवन में ना होने की वजह से ना डेली आप यूज नहीं करते, इसलिए आपको थोड़ा कठिन लगता है। पर विश्वास करिए, मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। आपकी मातृभाषा का सहारा लेकर मैं संस्कृत आपको सिखाऊंगी, ठीक है। आप सिर्फ 1-2 क्लासेस लीजिएगा, आपको खुद अपने आप में फर्क लगेगा। पहले हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर संस्कृत में प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच में जो रिश्ता है, जो जुड़ाव है, इसी पाठ्यक्रम की वजह से जुड़ाव है ना। तो आज पहले हम पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर आपको अच्छे से आपके हिंदी में समझाऊंगी, फिर संस्कृत में प्रैक्टिस कराऊंगी, और जहां आपको दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। आपको पता होगा कि सीटेट में आपको 5 पेपर देने होते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज एक होता है 1 और 2। अब आप जो चॉइस किए होंगे कि लैंग्वेज 1 में संस्कृत को आपने चुना है कि लैंग्वेज 2 में। तो आज हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए आपके यहाँ संस्कृत, तो संस्कृत बाबू आपके यहाँ 30 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। और समस्त संस्कृत आपका 2 भाग में डिवाइड है। क्या है? समस्त सिलेबस आपका किसमें भाग में? सिर्फ 2 भागों में डिवाइड है। एक पूछा जाता है, देखिएगा, परेशान मत होइएगा कि सिर्फ 2 है रे, ये तो बहुत इजी हो गया ना। इजी नहीं है, अभी बताते हैं। देखिए, आपके यहाँ एक आता है भाषा शिक्षा शास्त्र। क्या पूछता है? भाषा शिक्षा शास्त्र। और एक आपके यहाँ बच्चा पूछता है भाषा शिक्षा शास्त्र, और एक आपके यहाँ पूछता है अपठित गद्यांश और पद्यांश। क्या पूछता है? अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। आज तक आपके संस्कृत का जो डर है ना, आप बिना डर के पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, और बेहिचक जो ना समझ में आए मुझसे पूछिएगा। संस्कृत को आपकी मदर टंग का, मातृभाषा का सहारा लेकर हम पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिएगा, आपके यहाँ यही 2 पार्ट आते हैं। एक क्या आएगा? भाषा शिक्षा शास्त्र, और एक क्या आता है? अपठित गद्यांश और पद्यांश। मैंने आपको पहले भी बताया था, संस्कृत आपके यहाँ कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का, जिसमें बच्चा आपके यहाँ भाषा शिक्षा शास्त्र यहाँ से 15 नंबर पूछा जाता है, ठीक। और अपठित गद्यांश और पद्यांश यहाँ से भी कितने नंबर पूछे जाते हैं? 15 नंबर। अब शिक्षा शास्त्र का मतलब आप समझते ही हो कि पेडागॉजी ना। तो भाषा से रिलेटेड जितने सारे पेडागॉजी बनते हैं, जितने सारे टॉपिक बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे। जितने सारे क्या मतलब, आपके यहाँ कुछ गिने चुने रहते हैं कि यहाँ पढ़ना है, भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आपके यहाँ 15 क्वेश्चन पूछते हैं। अगला आता है आपके यहाँ अपठित और गद्यांश और पद्यांश। अब देखिएगा, कहीं बच्चों के मन में ये भी आता होगा कि नहीं मैम, व्याकरण भी तो पूछता है, उसका तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया था। तो ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, इसी के अंतर्गत ही आपका क्या आता है? व्याकरण आता है। अब पहले देख लेते हैं किसमें आता क्या क्या है। अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब अगर आपने संस्कृत को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है, किसके रूप में चुना है? लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है, तो आपके यहाँ बाबू एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, ठीक है। अगर आपने संस्कृत को लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है, तो ये फिर आपका पद्यांश नहीं आता है, सिर्फ क्या आ जाएगा? गद्यांश आएगा। समझ में आई बात ना। ये तो होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जिसने चुना है। अब देखिएगा, अगर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत चुना है, तो बाबू जो आपकी भाषा, जो शब्द होते हैं ना, वो थोड़ा कठिन होते हैं। लैंग्वेज 1 का मतलब होता है कि आपकी जन्मजात भाषा, जन्मजात मतलब अर्जित भाषा, जो भाषा आप पैदा हुए और सीख रहे हो, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज 1। जबकि द्वितीय भाषा को कहते हैं ऐसी भाषा जिसे आप सीखे हो ना। तो यहाँ पर भाई, अगर आपने लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है, तो इसका मतलब ऐसी भाषा जो बचपन से प्रयोग करते चले आ रहे हो। तो अगर हम बचपन से प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका पकड़ जानते हैं ना। अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अभी हम ही है या कोई है, ठीक, या हम कहीं किसी विभाग में जानते हैं और कहते हैं भैया हमारा काम कर दो ये थोड़ा सा ना, और आदमी कहता है नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हम बड़े ईमानदार हैं। क्या है? ईमानदार। हम बोल रहा है वो कि हम ईमानदार हैं, और वहीं पर हम कह दें अच्छा पता है कितने बड़े ईमानदार हो ना।
अब उस ईमानदार में इस ईमानदार में फर्क है कि नहीं फर्क है? तो सेम यही है कि लैंग्वेज 1 का मतलब आपके यहाँ जो शब्द होते हैं वो जटिल और कठिन होते हैं, उनका आशय उनके पीछे छिपा पड़ा होता है, ठीक। जबकि आप अगर इसे लैंग्वेज 2 के रूप में चुना होगा तो लैंग्वेज 2 का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसको आपने सीखा है। अब जो सीखा है तो शायद उसमें वो पकड़ होगी नहीं, तो वहाँ पर आपके जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, वो बहुत एकदम आराम से सरल होते हैं। इतना समझ में आ गया ना लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अगर आपने चुना होगा तो। अब बात आती है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश से आता क्या है। अगर आपके यहाँ अगर लैंग्वेज 2 चुना है तो 2 गद्यांश ही आएंगे, अगर लैंग्वेज 1 चुना है तो 1 गद्यांश और 1 पद्यांश आएगा, है ना। तो गद्यांश से बाबू, अगर गद्यांश आपका लिया गया है तो गद्यांश से आपके यहाँ 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो फिर 7, ठीक। अगर गद्यांश से 8 क्वेश्चन पूछा है तो पद्यांश से सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर ना। और अगर यहाँ आपके यहाँ 8 क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो गद्यांश से सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछा है, कि टोटल आपको सिर्फ 15 नंबर ही पूछे जाते हैं यहाँ। इतना क्लियर हो गया ना। अब यही अपठित गद्यांश और पद्यांश से आपके व्याकरण भी आते हैं। क्या आते हैं? व्याकरण। मान लीजिए आपका 8 नंबर ये है तो यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर का व्याकरण पूछ लेंगे, ठीक। और यहाँ से आपके यहाँ 2 नंबर या 3 नंबर का, मतलब ये समझ लीजिए 5 क्वेश्चन कम से कम आपके व्याकरण से आते हैं। कभी कभी 6 भी हो सकते हैं, नहीं कह दीजिए अरे रूपा मैम ने तो 5 ही बताया था, 6 कैसे आ गया, है ना। तो कभी कभी आपके यहाँ 6 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है बाबू कि आपके यहाँ सिर्फ ये दिया गया है संस्कृत व्याकरण। अब व्याकरण तो बहुत बड़ा है ना, व्याकरण ऐसा छोटा तो है नहीं। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण ही जरूरी होता है ना, किसी भी भाषा का प्राण व्याकरण ही कहलाता है। तो व्याकरण बाबू इतना छोटा से तो होता नहीं है पिन्नी वर्षा। आपके यहाँ व्याकरण क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, अतः होता है। तो इसमें भी कुछ टॉपिक ही दिए गए हैं जिससे आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो आपके यहाँ व्याकरण में 4 बिंदु ऐसे हैं जो बहुत आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? 4 बिंदु जो बार बार पूछते हैं। एक आपके यहाँ बाबू आप तैयार रखिएगा प्रत्यय। क्या तैयार रखेंगे? प्रत्यय। दूसरा आप तैयार रखेंगे उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तीसरा आप तैयार रखेंगे संधि। क्या है? संधि। और चौथा अगर आप तैयार रखते हो तो विभक्ति। क्या है? विभक्ति। देखो मैं शब्द रूप नहीं बोल रही हूँ, विभक्ति बात कर रही हूँ, ठीक है। आप अगला तैयार करोगे विभक्ति। देखिए ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रत्यय है, दूसरे नंबर पे उपसर्ग है, फिर संधि है, ठीक। विभक्तियां कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। इसके अतिरिक्त ग्रामर से कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात ना। आपका विलोम पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है, समास भी कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन अगर इन 4 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो फिर आपके यहाँ विलोम पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है और कभी कभी शब्द रूप पूछ लेता है। तो अगर आप तैयार कर पाइएगा तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मैं जोर इस पे दूंगी, 15 नंबर, है ना। फिर आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश दिखेगा, इतने आसानी से बताऊंगी आपको निकालना ना कि आपको लगेगा अरे ये संस्कृत हम सॉल्व कर रहे हैं क्या। और दूसरी बात आपकी ये 4 टॉपिक और आपका पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, ये तैयार रखेंगे। फिर अगर हम देखेंगे 1 नंबर के लिए भी परेशान होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि 1 नंबर से अच्छा है जो टॉपिक हमारे तैयार हैं उन पे थोड़ा और समय दे दें। अगर समय दे दोगे तो आपकी जो शंका रहता है या थोड़ी दिक्कत रहती है, अगर समय दोगे तो हल हो जाती है ना। तो मैं नहीं कहूँगी कि 1 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होइए। ये ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा नंबर गेन करते हो ना। और जब हम सोचते हैं ये भी टाइम दे दे, वहाँ भी टाइम दे दे, वहाँ भी टाइम दे दे, तो ये नहीं है। हमारे यहाँ टाइम कम है, कम टाइम में हमें 30 में 30 लाने हैं, या बहुत कम हो तो 30 में 29 लाने, इससे कम नहीं लाना है ना। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगी मेहनत आपको करना है, पढ़ाएंगे हम अच्छे से। जहाँ भी दिक्कत होगी मुझसे पूछेगा। अब चलिए हम लोग सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने बताया कि नंबर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपके यहाँ बाबू जो आपके यहाँ आता है, मतलब सीटेट ने अपने अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्रोवाइड किया, अगर देखेंगे तो बहुत छोटा सा सिलेबस आता है, होता है कि नहीं। चलिए पहले उन्हीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है भाषा की समझ ना। क्या है? भाषा की समझ। तो भाषा की समझ में मैंने वही बताया था जो भाषा शिक्षा शास्त्र नहीं बताया था, वही है भाषा की समझ, ठीक है। तो इसमें आपका आता है भाषा की समझ में आपके यहाँ
सॉरी, भाषा शिक्षा शास्त्र नहीं, अपठित गद्यांश और पद्यांश। भाषा की समझ मतलब कि अपठित जो चीज़ आप नहीं पढ़े रहोगे, रटे नहीं रहोगे, सडनली आ गया, तो आप अपना कॉमन सेंस कितना यूज करते हो ना। जितना अच्छा कॉमन सेंस यूज करोगे उतना ही सटीक आप क्या देते हो, आंसर देते हो। ठीक है, भाषा की समझ का मतलब यही है। तो इसमें आता है अपठित गद्यांश पढ़ना, 2 गद्यांश, 1 गद्य या नाटक और 1 में कविता बोध, अंतर्ज्ञान, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि आपके यहाँ या तो लैंग्वेज 2 चुने हो तो आपके यहाँ 2 गद्यांश आएगा ना, ये बताया था ना मैंने। और अगर आपने लैंग्वेज 1 चुना है तो 1 गद्यांश आता है और 1 आपके यहाँ ये कविता बोध मतलब कविता आ जाती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ कहीं नाटक का भी हो सकता है, कोई कहानी का भी हो सकता है, कहीं का भी गद्यांश आ सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, उसी में आपका व्याकरण भी पूछता है। मौखिक क्षमता मतलब आप सडनली क्या जवाब देते हो, ये भी बात आ जाती है ना कि आप तुरंत, क्योंकि आपके यहाँ भाषा का मेन उद्देश्य ही होता है अभिव्यक्ति और ग्रहण करना। किसी भी भाषा के सिर्फ 2 उद्देश्य होते हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण करना। अब उसे चाहे सुनकर आप ग्रहण करिए, चाहे पढ़कर ग्रहण करिए। अभिव्यक्ति चाहे आप बोल कर करिए, चाहे लिख कर करिए, उद्देश्य तो 2 ही है ना, एक अभिव्यक्ति और एक ग्रहण करना। तो एक आपका ये आएगा। ठीक है, अगला आपका आता है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जो आपको बोले थे 15 नंबर यहाँ। ठीक है, 15 नंबर आपके यहाँ हो गया। ठीक, अब 15 नंबर में देखना है भाषा, ये एक आपका टॉपिक है। पहला है सीखना और अधिग्रहण। क्या है, सीखना और अधिग्रहण, जिसको आपने बाबू सुना होगा अर्जन। क्या है, अर्जन और अधिगम, भाषा के अर्जन और अधिगम, भाषा का अर्जन और अधिगम। सीखना मतलब होता है अधिगम, सीखना मतलब क्या होता है, अधिगम ना, अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक है, और आपका अगला है अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब होता है अर्जन। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका ये होता है भाषा अधिगम और अधिग्रहण। अर्जन कहते हैं बाबू ऐसे भाषा को जो बिना किसी दबाव के, दिखेगा अर्जन और अधिगम में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या है, अधिगम और अर्जन को अगर एक भाव उसमें बताएं शब्द में तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अर्जन मतलब होता है जो बिना दबाव के आप सीखें। क्या सीखें, बिना दबाव के आप सीख लें। और अधिगम मतलब होता है जो दबाव पूर्ण सीखें ना, क्या सीखें, जो दबाव पूर्ण सीखें आप। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, अर्जन, अर्जन मतलब आप ऐसी भाषा जो पैदा होते हो आपके आसपास लोग बोलते रहते हो, आप सुनते सुनते सीख लेते हो बिना व्याकरण ज्ञान के ना, उसे बोलते हैं अर्जन। अच्छा ये बताइए, जब आप वो मतलब छोटे थे ना, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, कोई पैदा हुआ, तो आप उन्हें कभी भाषा सिखाते हो? आपका छोटा बच्चा बोलेगा कि मम्मा मुझे निन्नू करना है ना, मुझे खन्नू करना है, आप कभी कहते हो नहीं बाबू निन्नू नहीं, बोलो कि मुझे नींद आ रही है, ऐसा बोलते हो आप लोग? ऐसा नहीं बोलते ना, आप लोग खुद भी बोलना स्टार्ट करते हो, अल्ले मेरा बाबू इसको निन्नी निन्नी करना है क्या ना। तो जो ये किया जाता है बिना दबाव के बच्चे को सिखाते हो, बच्चा बोलते बोलते सीखते सीखते एक दिन खुद ही भाषा पर अच्छे से पकड़ बना लेता है, इसे बोलते हैं अर्जन। ठीक है, जबकि अधिगम कहते हैं बाबू ऐसा मतलब भाषा जिसमें आप दबाव में सीखते हो, जिसको सिखाने वाला भी फिक्स रहता है ना, और सीखने वाला भी फिक्स रहता है, सीखने का स्थान मतलब ये समझ लीजिए औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भाषा आपको सिखाई जाए उसे क्या बोलते हैं, अधिगम ना। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे जो एक एक चीजें आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे, अभी तो बस इतना बता रही हूँ। अगला है आपके यहाँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत ना, अगला पॉइंट क्या है आपका, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत ये कहलाता है कि जो भी टीचर अगर किसी क्लास में एंट्री मारता है या एंट्री करता है तो ऐसे नहीं आ जाता आपके यहाँ ना कि आ गया पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो आने के पहले अपने लिए कुछ नियम बनाता है ना कि मुझे इतने बजे पहुंचना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है जिससे बच्चों को समझ में आए। ठीक, तो नियम को एक प्रकार से कह देते हैं सिद्धांत है, जो हम नियम बना के चीज़ों को आगे बढ़ते हैं उसी को हम सिद्धांत का दर्जा दे देते हैं ना। तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी तो कुछ अपने लिए नियम बनाए होंगे, आप पढ़ रहे हो तो आप भी तो अपने लिए कुछ नियम बनाए होंगे ना, तो उसी को बोलते हैं भाषा के सिद्धांत। अगला है सुनने और बोलने की भूमिका। ठीक है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चा इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो ये बाबू आपके यहाँ आता है
कौशल, आपने सुना होगा कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? सॉरी 5 कर दिया क्या? ये 4, ठीक है। भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला क्रम से, हमेशा जब भी पढ़ाया जाता है क्रम से पढ़ाया जाता है। पहले हम सुनने पे काम करेंगे, फिर बोलने पे काम करते हैं, फिर पढ़ने पे करते हैं ना, ये देखिए मौखिक, फिर हम किस पे करते हैं? लिखित। यही भाषा के 4 कौशल होते हैं जिसको हम सीरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा अगला है हमारे यहाँ विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ। विविध कक्षा किसे बोलते हैं? देखिएगा, एक जब आप क्लास लेते हो तो वहाँ पर ये थोड़ी है कि अगर भाई वहाँ पर सारे बच्चे प्रतापगढ़ के हैं तो प्रतापगढ़ के ही रहेंगे, सारे बच्चे सुल्तानपुर के हैं, या आप थोड़ा बड़े स्तर पे कह लीजिए सारे बच्चे यूपी के हैं तो क्या यूपी के ही रहेंगे क्या? नहीं ना। यूपी में भी आप देखिएगा कई जगह की अलग अलग बोलियाँ होती हैं। अगर बनारस साइड चले जाइए तो भोजपुरी हिंदी का ही बात होती है ना। अगर आप इधर रायबरेली साइड है तो आपके यहाँ क्या कहते हैं, रायबरेली लखनऊ ले लिया जाए तो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विविध कक्षा में का मतलब है कि एक कक्षा में कई भाषा का यूज करने वाले बच्चे रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं टीचर को भी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या काम किया जाए कि आपके यहाँ ये चुनौतियाँ दूर किया जाए, ठीक है। आप देखिएगा बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। अभी तो मैं सिलेबस बता रही हूँ ना, और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं ना। आपको मैं कहूँगी और अच्छे से पढ़ना हो तो आके हमारे ऑफलाइन क्लासेस का मतलब एडमिशन लीजिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। दूसरा तो मैं आपको यहाँ अच्छे से बता ही रहूँगी, ठीक है, बिल्कुल। अगला है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल वही मैंने बताया कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, 4 ही बताया था ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही 4 कौशल होते हैं जिसमें आपको क्रमबद्ध काम करना है। कैसे काम करना है? क्रमबद्ध करना। ऐसा नहीं कि पहले हम बच्चे के श्रवण कौशल का विकास कर दिए, उसके बाद लिखित कौशल का विकास कर रहे हैं, फिर पठन कौशल का विकास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपके यहाँ भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल ना, पहले सुनने की क्षमता का विकास करेंगे। आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा, अगर मान लीजिए एक ही पेरेंट्स हैं ना, एक ही माता पिता है, उनके जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बच्चा 9 महीने में बोलना सीख लेता है और एक बच्चा आपके यहाँ 1.5 साल में नहीं बोल पाता है, तो वही मम्मी कहेंगे कि भैया हमारे पता नहीं क्या बोल ही नहीं पा रहे हैं ना। यही होता है ना, जबकि दोनों को उतना ही खिलाया पिलाया जा रहा है, उतना ही सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो वहाँ पर बाबू ये होता है कि जो बच्चा 9 महीने में बोल लेता है, कहीं ना कहीं उसके सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और जो बच्चा आपका लेट में बोलता है उसके सुनने की कैपेसिटी ठीक नहीं होती है ना। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पर सारा चीजें आपका मतलब ये समझ लीजिएगा, ये आपके यहाँ होते हैं सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना, क्या है, पढ़ना और लिखना। यही आपके कौशल होते हैं, इन्हीं पे काम किया जाता है, ठीक है, लिखना। अब इसमें क्या होता है बाबू आपके यहाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना। ये जो सुनना है ना, ये तीनों का आधार यही है। क्या है? आधार यही है। तो इसमें क्रम से काम किया जाएगा। और अच्छा याद रखिएगा, सिर्फ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही काफी नहीं होता। सार्थक सुनना, सार्थक बोलना, सार्थक पढ़ना और सार्थक लिखना, ठीक है। नहीं मैं ऐसे कहते बताओ क्या बोल रहे हैं, कोई मीनिंग निकाल पाओगे आप लोग? नहीं निकाल पाओगे ना। तो सार्थक, जब तक आप उसका अर्थ ग्रहण नहीं करते हो, आपका सुनना काफी नहीं है। क्लियर? अगला हमारे यहाँ है भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन। अब ये जो सारी कौशल पे हमने काम किया है, तो भाई इस पर मूल्यांकन भी तो करेंगे कि आपने कितना सीखा है। बताइए कि सिर्फ हम आपको पढ़ाए समझाएं और निकल जाएं ना, नहीं ना। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले आपकी समस्या का पता करता है, फिर ट्रीटमेंट करेगा उसका, करता है कि नहीं करता है, फिर देखता है कि जो मैंने ट्रीटमेंट किया है वो बीमारी एकदम से गई कि नहीं गई ना। तो यहाँ पर जब मैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपको दक्षता प्राप्त करा रही हूँ तो मैं चेक भी तो करूंगी कि आप दक्ष हुए कि नहीं हुए ना। नहीं तो आप कह दीजिए हाँ दक्ष हो गए और जब काम आया तो पता चला नहीं दक्ष है ना। तो उसका मूल्यांकन करना है। अगला है शिक्षक शिक्षण सामग्री ना, पाठ पुस्तक, बहुमीडिया, कक्षा, बहुभाषी संस्थान, शिक्षक शिक्षण सामग्री। इसका मतलब होता है TLM, मतलब ऐसी चीजें, शिक्षण
देखिए शिक्षक शिक्षण सामग्री, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सामग्री, ऐसी चीजें जो आपके टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है ना। पढ़ा तो हम भी रहे हैं, पढ़ा तो आप भी रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू ऐसे खड़े होकर आपको पढ़ाए बोलते जाए तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्लास को रुचिकर बनाने के लिए जो जो चीज़ हम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, सामग्री अपने यूज में लाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं शिक्षण सामग्री। अब लास्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण ना। अब होता क्या है बाबू, यहाँ पर दे दिए सिर्फ उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण से ही काम नहीं चलता है, आपके यहाँ एक होता है निदानात्मक शिक्षण। क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण। जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप लोग उपचारात्मक शिक्षण कैसे समझोगे? देखिएगा, इसके नाम पे मत जाना। आपको पता है निदानात्मक क्या होता है किसी को? चलिए आज मैं बताती हूँ। निदानात्मक के नाम पे मत जाइएगा। निदानात्मक का मतलब ये होता है समस्या का पता लगाना। क्या होता है? समस्या का पता लगाना, ठीक है। और ये जो अगर समस्या का पता चल जाता है तो इस उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उस समस्या का हल करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। निदानात्मक का मतलब समस्या का पता लगाना, उपचारात्मक का मतलब उस समस्या का हल करना। और देखने याद रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का प्रथम पड़ाव भी आपका निदानात्मक शिक्षण ही होता है ना। भाई हम उपचार कैसे करेंगे जब तक बीमारी का पता ही नहीं है ना। इसको आपके यहाँ चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है शब्द, चिकित्सा शास्त्र मतलब डॉक्टरी लाइन से लिया गया है। तो इसमें होता है बाबू, उपचार तो आप तभी करोगे ना जब आपको पता रहेगा कि बीमारी क्या है। तो बीमारी का पता हम किसे, अब यहाँ पर बीमारी मत लीजिएगा। बीमारी का मतलब भाषा के क्लास में आप जो गलतियाँ करते हो, गलतियाँ बार बार क्यों करते हो ना, उन्हीं समस्या का पता लगाना आपका निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। और उस समस्या को हल करना किसके अंतर्गत आएगा? उपचारात्मक शिक्षण। अब ये तो है बाबू उनके अकॉर्डिंग सिलेबस आपके यहाँ, लेकिन आप देखते हो अगर इतना सिलेबस पढ़ लेते हो तो क्या आप 15 में से 15 नंबर ला सकते हो? ये ला सकते हो ना, क्योंकि आपके यहाँ उतना अगर पढ़ लोगे ना तो कभी नहीं पास होगे। और यहाँ आपको पास नहीं होना है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, बस आप विधिवत डेली क्लास लीजिए, हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन भी लीजिए, हमारी अदर सब्जेक्ट भी चलते हैं ना। आप सबके अच्छे रहिए। अगर आपके यहाँ 130, लेकिन हाँ मेहनत आपको ही करना है भाई। नहीं आपका दीजिए बस लेक्चर सुना, मेहनत किया नहीं, मैम नंबर आए नहीं ना। तो आप सारे सब्जेक्ट के लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, ठीक। और अगर 130 प्लस ना आए तो आके हम टीचरों के ऊपर उंगली उठाइएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ाया, ठीक है। अब देखिएगा, आपके यहाँ जितना सिलेबस सीटेड ने उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं बता रही हूँ और टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। जब पढ़िएगा तब देखिएगा, फिर पेपर आप घर में ही सॉल्व करिए एक बार ऐसे ना, तो देखिएगा हाँ मैम आप तो फंस रहा है। तो आपको और क्या क्या पढ़ना है। अगला आपका टॉपिक है संस्कृत शिक्षण विधियाँ। क्या है? संस्कृत शिक्षण विधियाँ। अब देखिएगा शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि शिक्षण किसे कहते हैं ना। शिक्षण कहते हैं बाबू, आप यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हो, हम यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में जो ये अंतःक्रिया हो जा रही है, जो एक रिश्ता है, ऐसे तो रिश्ता हो नहीं रहा है, आखिर किसी कारण का कोई रिश्ता बन रहा है ना। तो वो रिश्ता आपका है पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम, ये ना सिलेबस। वही सिलेबस हम दोनों के बीच में एक रिश्ता बना रहा है। उसी पाठ्यक्रम का आदान प्रदान करने के लिए हम और आप यहाँ पर क्या हुए हैं? उपस्थित हुए हैं। तो शिक्षण का मतलब होता है पाठ्यक्रम को जिस माध्यम से आपके पास पहुँचाया जाता है, या पाठ्यक्रम को जब आप तक पहुँचाया जाता है उसी को शिक्षण बोलते हैं ना। और विधि का मतलब है उसी पाठ्यक्रम को किस तरीके से पहुँचाए ना। देखो आपके यहाँ कभी कभी होता है, कहते हैं वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो मैम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। अब कभी कभी बोलते हैं कि उनको नॉलेज बहुत है पर यार वो पढ़ा नहीं पाते हैं ना। तो वही है तरीका, जो जितना अच्छे तरीके का यूज करेगा आप उतने ही अच्छे से समझते हो। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो शिक्षण विधियाँ का मतलब ये हुआ। इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे पाठशाला विधि। क्या पढ़ोगे? पाठशाला विधि। पाठशाला विधि को बाबू गुरुकुल परंपरा विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुकुल परंपरा विधि, क्योंकि आपके वैदिक कालीन शिक्षा से चली आ रही है। समझ में आ रही बात ना। तो इसको गुरुकुल परंपरा विधि पढ़ते हैं, हम वहाँ पर आगे पढ़ेंगे। आपके यहाँ प्राचीन विधि के अंतर्गत भी आती है। सबसे प्राचीन विधि यही है आपके यहाँ पाठशाला विधि। समझ में आई बात ना। कभी कभी पूछता है कि प्राचीन विधि, तो सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी आपकी? पाठशाला विधि है। दूसरा आप पढ़ोगे व्याकरण अनुकरण विधि या भंडारकर विधि। ठीक है,
तो इसके रामकृष्ण भंडारकर जी हैं इसके प्रवर्तक, इसीलिए इसका नाम भंडारकर पड़ा। इसमें क्या होता है, इनका मानना था, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं 1835 का जो आपके यहाँ लॉर्ड मैकाले का आज्ञा पत्र नहीं हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये मतलब ये कह लीजिए कि प्राचीन विधि को अपनाने, मतलब संस्कृत का पक्ष लेते हुए भी ये अंग्रेजी का भी क्या किए थे, पक्ष में ही थे। तो इनका मानना ये था कि पहले चीज़ों को हम संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कराएंगे, फिर अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद कराएंगे, और ऐसा करते करते बच्चा भाषा में खुद ही पकड़ बना लेता। इसीलिए इसका देखिए नाम दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि ना, समझ में आई बात ना। चलिए जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ अगला है पुस्तक विधि ना, तो उस पुस्तक विधि के अंतर्गत हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अगला है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो सामने हो ना, प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। अगला है हर्वर्ड की पंचपदी, तो आपको पता होगा कि शिक्षण सूत्रों के जनक या सबसे पहले शिक्षण सूत्र का प्रयोग हर्वर्ड महोदय ने ही किया था। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में पाठ योजना प्रस्तुत किया था जिसमें सिर्फ 4 पद आपके यहाँ बताए थे, लेकिन वो मान्य नहीं हुए थे। बाद में इनके दो शिष्य थे, सिलर और रेनिन, जिन्होंने उसको थोड़ा सा हल्का सा सुधारा और शिक्षा जगत में वो क्या हुआ था, मशहूर हो गया था। तो आप उसको ये पढ़ोगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है विश्लेषण विधि। विश्लेषण मतलब जहाँ पर चीज़ों को, मान लीजिए किसी घटना के बारे में बताना है तो पहले आप बता दीजिए कि घटना हुई क्यों, कैसे हुआ, क्या कारण था, फिर आप आके चीज़ों को एक सारांश में बता दीजिए ना, वो आप विश्लेषण के अंदर। रचना संरचना विधि, इसके अंतर्गत आप बताओगे कि पहले आप कैसे वर्ण होते हैं, फिर वर्ण जोड़ के कैसे शब्द बनाते हो, शब्द जोड़ के वाक्य बनाते हो, वाक्य से आप अनुच्छेद पढ़ते हो, अनुच्छेद से लेख पढ़ते हो, मतलब मैं बहुत अच्छे से वहाँ बताऊंगी आपको, ये इसके अंतर्गत पढ़ोगे। अगला है समवाय विधि। क्या है समवाय विधि? समवाय विधि में बच्चा ये होता है कि जितनी सारी शिक्षण विधियां होती हैं ना, जितनी सारी शिक्षण विधियां होती हैं, सबका सकारात्मक पक्ष मिला के जब हम, अब देखिएगा एक विधि अपना के हम पूरी क्लास कर नहीं सकते ना। मान लीजिए हमने कह दिया कि आज हम खेल के द्वारा पढ़ाएंगे तो सिर्फ खेल के द्वारा ही पढ़ा लेंगे, नहीं ना। तो जितनी सारी शिक्षण विधियां, सबके सकारात्मक पक्ष जब एक साथ मिला के टीचिंग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समवाय विधि। इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे हम। अगला है मूल्यांकन विधि ना। मूल्यांकन का मतलब आप सभी जानते होंगे ना। तो मूल्यांकन विधि में हम इसको पढ़ेंगे, बच्चा भाषा कहाँ तक सीखा ना, अगर रह जाती है कोई कमी तो फिर हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अगला है नवीनतम उपागम। क्या है नवीनतम उपागम? ये बहुत आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बड़ा सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 1835 के बाद ना, जब हमारा लॉर्ड मैकाले का चीज़ें आए थे, तब वहाँ पर आधुनिक शिक्षण विधि आई थी। लेकिन उसके बाद शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था कि एक बच्चे को 10-10, 15-15 साल फॉलो किए थे, उनको बढ़िया देखे थे, फिर देखे थे उनकी एक्टिविटी क्या है, वो सब क्या है, नीड क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो विधियाँ तैयार की गई उसे क्या बोलते हैं, नवीनतम उपागम। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई विधि होती है तो प्रोजेक्ट विधि होती है ना। प्रोजेक्ट विधि, जैसे किलपैट्रिक और जॉन डीवी इसके प्रवर्तक थे ना, जिसका आपका मोटो ही होता था करके सीखना, कि जो कुछ है बच्चे को करने दीजिए। ये चीज़ें मैं आपको हर जगह बहुत अच्छे से बताऊंगी। अब अगला है संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत ना। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, भाई आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसी का सिद्धांत पढ़ेंगे ना कि कैसे संस्कृत भाषा की टीचिंग की जाए। एक टीचर संस्कृत भाषा में आता है, संस्कृत भाषा का टीचर है, तो वो भैया कौन कौन से नियम अपने लिए बना के लाया, वो आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। अगला है संस्कृत शिक्षण सूत्र। देखिए यहाँ पर आप जानिएगा, सिद्धांत जो बाबू होता है ये शिक्षक अपने लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? अपने लिए, कि कैसे हम क्लास में एंट्री करें, कौन कौन सा नियम अच्छे से करें जिससे मेरी टीचिंग क्या हो, प्रभावशाली हो कि नहीं, प्रभावशाली हो। और जब मेरी टीचिंग आपकी प्रभावशाली होगी, एक मिनट भाई, जब मेरी टीचिंग क्या होगी, प्रभावशाली होगी, तो जाहिर सी बात है रुचिकर होगा कि नहीं। और जब रुचिकर होगी ना, प्रभावशाली रहेगी तो आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको सरल लगेगा ना। लेकिन बाबू जो आपका ये शिक्षण सूत्र है, ये बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाता है। किसको ध्यान में रख के? बच्चे को। तो वहाँ पर आपके यहाँ उल्टा चलता है कि शिक्षण सूत्र बनाए जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि सारा स्टडी मटेरियल या बच्चे को पाठ्यक्रम क्या लगे, सरल लगे। क्या लगे? सरल लगे।
और जब बच्चे को सरल लगेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा उसमें रुचि लेगा लेगा कि नहीं लेगा, और जब रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है उससे प्रभावित होगा। अब देखिएगा यहीं पर क्वेश्चन आता है, हम लोग फंस जाते हैं ना। यहाँ पर क्या है, प्रभावशाली, रुचिकर और सरल, जबकि शिक्षण सूत्र आपका क्या होता है, सरल, रुचिकर और प्रभावशाली। समझ में आ रही बात ना। अब देखिएगा अगला है भाषा कौशल के सोपान। तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता के गई हूँ ना कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन्हीं पे क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। तो अब भाषा कौशल के अंतर्गत भी हम एक एक कौशल को विधिवत पढ़ेंगे ना, कि उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका विकास कैसे किया जाए, श्रवण कौशल में बाधक क्या क्या चीजें बनती हैं, विधिवत एक एक चीज पढ़ेंगे बारीकी से। इतना समझ में आ गया। अगला है आप देखिएगा श्रवण कौशल हो गया, फिर आपका एक शायद मैं थोड़ा सा ऐड करने में भूल गई हूँ, फिर आपका आता है वदन कौशल। क्या आता है, वदन कौशल। वदन कौशल मतलब है बोलना, संभाषण, भाषण। और फिर एक आपका आता है ये पठन कौशल। क्या आता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, श्रवण कौशल के बाद एक होता है वदन कौशल। ठीक है, माफ करिएगा थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी। ठीक है, बाकी मैं तो हूँ ना, बता तो रही हूँ। ठीक है, वदन कौशल, फिर एक आपका है पठन कौशल, इस पे काम किया जाएगा, फिर आपका है लेखन कौशल। समझ में आ गई बात ना। अगली आप विधि पढ़ोगे तो पढ़ोगे व्याकरण शिक्षण विधि। किसी भी भाषा की आत्मा ही होती है व्याकरण ना, तो भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना तो बहुत जरूरी है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला है गद्य शिक्षण विधि। कोई बता सकता है गद्य का उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा आपके यहाँ जितने सारे होते हैं व्याकरण, गद्य, पद, हर किसी का एक उद्देश्य होता है। ऐसे थोड़ी पढ़ा दिया जाता है कि मतलब सिर्फ चीज़ों को सुनिए ग्रहण करिए, सुनिए ग्रहण करिए ना। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है। ग्रहण का उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति और ग्रहण, अभिव्यक्ति और ग्रहण। ठीक है, अगला है पद्य शिक्षण विधि। पद का भी कोई उद्देश्य होगा ना। पद का होता है आपके यहाँ रसानुभूति, मतलब आप जिस भाव में कभी अपनी रचना लिख रहा है, अगर पढ़ने के बाद उसी भाव से आप द्रवीभूत हो जाइए ना, उसी को क्या बोलते हैं, पद्य शिक्षण विधि। इसका आपके यहाँ उद्देश्य होता है रसानुभूति। क्या होती है, रसानुभूति, मतलब रस की अनुभूति करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। समझ में आई बात ना। अगला आपके यहाँ नाटक शिक्षण ना। नाटक शिक्षण का मतलब क्या होता है, इसका भी एक उद्देश्य होगा। नाटक शिक्षण का होता है बच्चे के अंदर संस्कार का निर्माण करना, इसीलिए नाटक कराए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है संस्कार निर्माण करना। क्या होता है, संस्कार निर्माण। अब इसके अंतर्गत हम चीज़ों को पढ़ेंगे ना, मेरी बात समझ में आई ना। अगला है अनुवाद शिक्षण विधि। अनुवाद का मतलब होता है द्वितीय भाषा ज्ञान के लिए हम किसका यूज करते हैं, अनुवाद। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ाऊंगी। मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि अगर अभी तक आपके यहाँ संस्कृत में नंबर कमा रहे हैं, आप मेरी एक क्लास लीजिएगा, एक प्रैक्टिस सेट करिएगा, उसके बाद उस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन पूछे, अगर ना कर पाइएगा तो मुझसे बताइएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी, और पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। ठीक है, आगे क्या है बाबू आप देखिएगा। अगला है संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन से हम सामग्रियों का यूज करते हैं ना, जो दृश्य, श्रव्य ना, आपके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इनको हम अच्छे से डिवाइड करके वो पढ़ाएंगे। अगला है प्रमुख संप्रेषण साधन। संप्रेषण मतलब क्या होता है, बातचीत। संप्रेषण मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। मेरे आपके बीच में जो बातचीत हो रहा है, फिर कोई ना कोई साधन का यूज करेंगे, उसके अंतर्गत ये पढ़ाएंगे। अगला है पाठ पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाठ पुस्तक परंपरागत उपागम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई होता है तो पाठ पुस्तक होता है। आपके यहाँ उपागम पढ़ाऊंगी मैं, यहाँ पर ऐड नहीं किया है, आपको बताऊंगी उपागम। उपागम के अंतर्गत बाबू आपको पढ़ाऊंगी परंपरागत उपागम का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है आपके यहाँ, पाठ पुस्तक। समझ में आई बात ना। और अगला आप पढ़ेंगे मूल्यांकन ना। भाई अगर हम आपको इतने दिन पढ़ाए हैं तो मूल्यांकन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसी के अंतर्गत कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना है, क्या ध्यान में रख के करना है, कौन कौन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, वो सब चीज़ें पढ़ूंगी। ठीक, फिर पूछेंगे मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार ना। मूल्यांकन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम इसको कि कैसे मौखिक प्रश्न रखने हैं, कैसे लिखित प्रश्न रखना है। अगला है सतत मूल्यांकन, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे NCF 2005
ना। NEP अभी आपका जो 2020 ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण मैंने अभी आपको बच्चा बता के गई थी आगे कि उपचारात्मक शिक्षण के पहले हम क्या पढ़ेंगे, निदानात्मक शिक्षण ना। निदानात्मक का मतलब अभी बताया था ना, समस्या का पता लगाना, और उपचारात्मक के अंतर क्या है, समस्या का समाधान करना। यही आपका सिलेबस है, यही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे विधिवत, ठीक है। पहले चीज़ों को आपको हिंदी और संस्कृत में, देखो टोटल संस्कृत में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बाबू आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा ना, तो आप संस्कृत में कैसे हेल्प करोगे। तो चीज़ें आपको हिंदी संस्कृत दोनों माध्यम बना के मैं आपको पढ़ाऊंगी, और जो आपका प्रैक्टिस करवाऊंगी वो आपका संस्कृत में कराऊंगी। और जैसे ही एक चैप्टर पढ़ाई, जस्ट उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग अच्छे से करेंगे, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज इसको पढ़ लिया, फिर कल इसको पढ़ लिया, परसों इसको पढ़िए। एक ही पढ़िए पर विधिवत पढ़िए कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे छूटने ना पाए, ठीक है। समझ में आई बात। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करेंगे, और हम आपसे कहेंगे कि अगर हमारा शिक्षण कार्य आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। और आप चाहिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस, हमारे अदर वीडियो भी हमारे उसमें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, हमसे रूबरू होकर पढ़ना है, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना है, तो हमारी कोचिंग में आइए और हम सामने एक दूसरे से प्रत्यक्ष होकर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर हमारा और आपका एक रिश्ता बनने जा ही रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज की ही क्लास आप देखकर एक मुझे मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही है, शायद आपको भी आए। तो फिर अगली क्लास हम आपके यहाँ देखिएगा, शाम को मैं 3:15 से मेरी क्लासेस रहेंगी, लाइव रहेंगी डेली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।